आज हमें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 12 जो है हमारे पास कॉलम्स लॉ, गॉसेस लॉ, बड़ा बोरिंग चैप्टर है और बुनियादी तौर पे इसको जो है अलग तरीके से नॉर्मल पे टीचर पढ़ाते हैं। और अगर मतलब आप किसी भी बच्चे से कमेंट लेंगे कि यार चैप्टर नंबर 12 आपको कैसा लग रहा है, तो हमजा मिस माम से बोले क्या जाने इंडस्ट्री, तो वो बुनियादी तौर पे उसके कमेंट्स अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे, तो बेटा एक लेक्चर कल हुआ है चैप्टर नंबर 12 का, लेकिन वो ओरिएंटेशन लेक्चर था और उसमें बुनियादी तौर पे हमने कुछ पढ़ा तो नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 12 के उसमें हमने थोड़ी सी बेसिक्स और इंट्रोडक्शन वगैरह को डील किया है। तो आप लोग ये करेंगे कि अभी जो क्लास हो रही है वो प्रॉपर अंदाज में लें, जो रजिस्टर है उसमें एक पेज छोड़ दीजिएगा, यानी कल का जो पूरा का पूरा काम है वो अराउंड एक पेज मुश्तमिल है। एक पेज छोड़ के आगे से ये वाली हेडिंग डाल के आप लेक्चर स्टार्ट कर देंगे एंड आफ्टर क्लास मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो लेक्चर नंबर 1 है उसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। और जो कल की क्लास थी, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास थी, तो कल की जो क्लास थी वो जो रेगुलर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी भी नहीं हो पाई थी। तो वो स्टूडेंट्स जितने भी मतलब ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं वो तमाम के तमाम बच्चे क्या करेंगे कि कल का लेक्चर पहले देखेंगे, लेकिन कल के लेक्चर में कुछ पढ़ाया नहीं गया होगा। कल के लेक्चर में सिर्फ चैप्टर नंबर 12 की इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं मैंने, और फिर उस लेक्चर को देखने के बाद फिर आप इस लेक्चर की तरफ आ जाएंगे। और अभी जो क्लास हो रही है, मतलब अभी भी आप लाइव क्लास लेते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको, क्योंकि जो टॉपिक नंबर 1 है वो आज स्टार्ट हो रहा है चैप्टर नंबर 12 का। आप लोगों को मैंने कल ही हेडिंग डलवा दी थी टॉपिक नंबर 2 की, टॉपिक नंबर 1 की चैप्टर 12। टॉपिक नंबर 1 कौन सा है हमारा? ना बाबा, टॉपिक नंबर 1 है कॉलम्स लॉ। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही गंदा टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है कॉलम्स लॉ। पेपर में बहरहाल ये 2-3 दफ़ा पास पेपर में कितनी दफ़ा आया देखो मैंने नोट्स में लिखा हुआ आया कभी 3 दफ़ा। 1947 तो मेरे बुक ही नहीं बनी थी, 1972 से मैंने ये बुक मतलब पास पेपर में इंक्लूड किया है। कब आया लास्ट ईयर, मतलब यानी 2 से 3 दफ़ा ये बहरहाल आ चुका है। ऐसा नहीं है कि ये वाला सवाल आता ही नहीं है। तो जनाब अली, टॉपिक को ज़रा तवज्जो के साथ सुनिएगा और फोकस कीजिएगा चैप्टर नंबर 2 के बेसिक टॉपिक्स पे। यार मसला ये कि ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स आते हैं। यानी ये जो भी मैं लेक्चर दूंगा कॉलम्स लॉ के, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कॉलम्स लॉ के मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो वो ज़्यादातर आते हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 12 में जो कॉलम्स लॉ है, कॉलम्स लॉ बड़ी सिंपल सी बात करता है। ये कहता है कि भाई देखो, दो तरह के, आप लोगों को पता होगा, चार्जेस होते हैं। चार्जेस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका पहला जुमला ये है, यानी स्टेटमेंट की पहली लाइन ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? जो अनलाइक होते हैं वो क्या करते हैं? अनलाइक क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और लाइक क्या करते हैं? भूल जाओ ना तो इसको गंदे अंदाज में याद कर लेना। अट्रैक्शन हमेशा अनलाइक के दरमियान होती है, लाइक के दरमियान नहीं होती, ठीक है? लाइक के दरमियान हमेशा रिपल्जन होती है, तो कभी भूलोगे नहीं इंशाल्लाह, ठीक है? अनलाइक हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मुझे ना आज अच्छी तरह याद है, मैं जौहर कैंपस में पढ़ा रहा था, तो एक लड़का था, वो ना फजूल में बोल्ड बनने की कोशिश कर रहा होता है। बुनियादी तौर पे ना कुछ होते हैं ओवर स्मार्ट बनने की ना। अब वो क्लास के पीछे बैठा हुआ है, हर कुछ देर बाद पीछे से ना एक किसी लड़की को या तो टीज करे, या तो वो किसी बच्ची से बात करने की कोशिश करे, और एक तरह से भी कौम है हमारी। तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा इग्नोर किया। फिर उसके बाद मैंने कहा, बेटा क्या हो गया, घर में माँ बहन नहीं है? तरह से वो देखा नहीं है कभी? नहीं सर, आप गलत ले रहे हैं, मैं ओ लेवल से आया हूँ, आप लोगों ने ऐसे वो देखे भी नहीं है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी, मुझे मिली तो ये सब कॉमन है। मैंने कहा अच्छा तुझे कोई फील विल नहीं होता? बोला कोई फील विल नहीं होता। मैंने कहा तो इलाज करा भाई, अगर बिल्कुल तुझे फील नहीं होता तो फिर तो क्या करा, इलाज कराओ। अनलाइक के दरमियान अट्रैक्शन होना क्या है भाई? नेचुरल है, ठीक है? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको इलाज कराने की जरूरत है। ये है कि यही इसी चीज को तो हमारी शरीयत में नफ्स कहा गया है कि खाना सामने मौजूद है, खाना नहीं है, दिस इज कॉल्ड रोजा। गुनाह सामने मौजूद है, करना नहीं है, दिस इज ईमान। बात समझ में आ रही है? ईमान कहते हैं इसी को है। आपको, आपके पास अपॉर्चुनिटी है ही नहीं गुनाह करने की, और आप गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये तो आपका नसीब है। असल ईमान तो ये कि आपको गुनाह करने का क्या मौजूद हो? मौका मौजूद हो कि गुनाह चाहें तो कर सकते हैं, फिर भी आप गुनाह ना करें, इसको ईमान कहते हैं, ठीक है? तो खैर,
कोलम्स लॉ के पहले लाइन तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो लाइक हैं वो हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक है वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अच्छा, ये जो लाइक रिपेल करेंगे, अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे, कुछ ना कुछ किससे करेंगे, फोर्स से करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो फोर्स है ये दो चार्जेस के, यानी ये जो आपके पास फोर्स होती है ये दो चार्जेस, सपोज करो दो चार्ज हमारे Q1 और Q2 हैं, इमेजिन कर ले, मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक चार्ज हमारा ये Q1 हो गया और एक चार्ज हमारा Q2 हो गया, और इनके दरमियान का जो फासला है उसको हमने क्या बोल दिया, R बोल दिया, और इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है उस फोर्स को हमने F बोल दिया। उस फोर्स को हमने क्या बोल दिया बेटा, F बोल दिया। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जो फोर्स है वो Q1 और Q2 के, ऑब्वियस सी बात है क्या होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अच्छा, उसका रीजन क्या है, मुझे एक बात बताएं आप लोग, Q1 और Q2 के डायरेक्टली क्यों होगी? Q1 और Q2 अगर ज्यादा होगा, Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो खुद ब खुद उनकी अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या हो जाएगी, ज्यादा, और Q1 और Q2 अगर कम होगा तो उनकी खुद ब खुद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नतीजा ये निकला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। पहला पॉइंट समझ में आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। जुमला मैं रिपीट कर रहा हूं, जो लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा क्या करेंगे, रिपेल, अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their charges। पहला पॉइंट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये R क्या है, फासला। अगर फासला ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन क्या हो जाएगी, कम, और अगर फासला कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या हो जाएगी, ज्यादा। यानी मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो R की क्या है, इनवर्सली। तो लिहाजा मैं कहूंगा एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। आप कहेंगे भाई फासले की स्क्वायर की इनवर्सली था ना, स्क्वायर क्यों लगाया? तो भैया चार्ज एक है या दो है, दो, तो फासला भी किसके हिसाब से देखा जाएगा, दोनों के हिसाब से। तो पूरा का पूरा जुमला बनेगा क्या, जरा देखिएगा। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, like charges repel each other and unlike charges always attract each other with a force which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल से, आप सबको अगला स्टेप पता है। इन दोनों को हम क्या करवाएंगे अब, कंबाइन, यानी हम लिखेंगे कि कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get, हम इक्वेशन नंबर 1 and 2 को जब कंबाइन करेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स इक्वेशन नंबर 1 and 2 कंबाइन होके ये बन जाएगी जो मैं बना रहा हूं, F is directly proportional to Q1 Q2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, R स्क्वायर। मुश्किल तो नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो इज इक्वल टू लगता है और साथ में क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। यहां जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है K, यहाँ जो कांस्टेंट लगता है बॉयज एंड गर्ल्स क्या लगता है बेटा, K। तो भाइयों ये बन जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहां के बाद सबसे ज्यादा जो लंबी तमहीर है वो K की है, क्योंकि यहां तक ना मैट्रिक में भी बच्चा पढ़ता है, मैट्रिक क्लास अगर पढ़ी होगी ना ढंग से तो यहां तक तो मैट्रिक में भी मौजूद है। इसके बाद इसकी जो लंबी है वो थोड़ी सी हट के है। पहले बताएं ये बातें समझ में आ गई बेटा? ये जो K है इसको कहते हैं कॉलम्स कांस्टेंट, यानी क्योंकि इधर कॉलम्स लॉ के अंदर आया है तो इस K को कहा जाता है वेयर K is known as columns constant। ये जो K है इसको आप कॉलम्स कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो K है इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन, अब यहां से लंबी स्टार्ट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। 1 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। ये एप्सिलॉन क्या है, आइए इस एप्सिलॉन को अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। K की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। याद रखिएगा ये जो एप्सिलॉन होता है इसको कहते हैं परमिटिविटी। कितना प्यारा नाम है ना, क्या नाम है इसका, परमिटिविटी। ठीक है, अब परमिटिविटी क्या चीज है या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइए इसको देखते हैं। परमिटिविटी
खुद बराबर होता है, यानी ये जो एप्सिलॉन है ये खुद बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। आप कहेंगे भाई ये तो बताओ ये एप्सिलॉन परमिटिविटी क्या चीज है, थोड़ी देर बाद बताता हूं, सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो। एप्सिलॉन खुद बराबर है, यानी परमिटिविटी खुद बराबर है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। अब यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। मैंने आपको पहले बताया था ना कि पूरे के पूरे फिजिक्स का सबसे बोरिंग क्या है चैप्टर है ये, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। और एप्सिलॉन आर कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्यूट लफ्ज है ना परमिटिविटी। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। अब आप कहेंगे भाई ये अपना सर में टन टन होने लग गया है, किस वर्ड को लेके? परमिटिविटी को लेके। ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी पढ़ाने से पहले मैं एक इंग्लिश का वर्ड आप लोगों के सामने रखता हूं। आपने सुना होगा एक वर्ड है परमिट, सुने? परमिट, डू यू हैव परमिट? परमिट है आपके पास? इससे आज से पहले तुमने परमिट वर्ड नहीं सुना? परमिट, परमिशन। परमिट कहां से निकला है? परमिशन से निकला है। परमिट का मतलब होता है परमिशन, परमिशन, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, इमेजिन करें ये दो चार्जेस हैं मेरे पास। इमेजिन कर लीजिए दो क्या हैं? चार्जेस हैं। अगर ये दो चार्जेस हैं और इनके बीच में एयर मौजूद है, हवा मौजूद है, वैक्यूम मौजूद है, तो इन दो चार्जेस की अट्रैक्शन या रिपल्जन टनाटन होगी। इन दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन क्या होगी? टनाटन होगी। तो अब आप कहेंगे टनाटन क्यों होगी भाई? वीआईपी क्यों होगी? उसकी वजह पता है क्या है? बीच में है एयर, और एयर की फोर्सेस को गुजारने के लिए, लाइन ऑफ फोर्सेस को गुजारने के लिए परमिटिविटी यानी परमिशन सबसे ज्यादा है। इमेजिन कर लो, सुनते रहिएगा, अभी लेक्चर का टेम्पो मत तोड़िएगा। इमेजिन कर लो कि इन दो चार्जेस के बीच में मैं एक कागज का पीस रख देता हूं, तो क्या अब इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन वैसी ही रहेगी जैसी एयर के वक्त में थी, या थोड़ी सी अब क्या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं अगर आपसे बोलूं ना भाई क्यों, तो आप कहेंगे सर बीच में हमने पेपर रख दिया ना, और पेपर की जो परमिटिविटी थी ना वो एज कंपेयर टू एयर कम है, तो लिहाजा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और वो क्या हो जाएगी? कम। अच्छा, मैंने कागज हटा दिया, मैं और बदमाशी पर उतर गया और मैंने एक गत्ता रख दिया। क्या रख दिया? अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन और क्या हो जाएगी? कम। और रीजन कौन आ रहा है? बीच में उस मीडियम की परमिटिविटी। अब समझ में आ रहा है परमिटिविटी वर्ड का मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? वो जो मीडियम है वो मीडियम फोर्स को गुजरने की कितनी ज्यादा इजाजत दे रहा है, ये उस मीडियम की क्या कहलाती है? परमिटिविटी कहलाती है। और जो आपके पास दो चार्जेस के दरमियान की फोर्स है वो इस चीज पे इंपैक्ट करेगी कि बीच में मीडियम कैसा रखा हुआ है। सबसे वीआईपी और सबसे आइडियल परमिटिविटी जो होती है वो एयर या वैक्यूम की होती है, जो कि 1 होती है। 100% मतलब 1 को 100% कहते हैं और 100% को क्या कहते हैं? 1 कहते हैं। तो खैर आगे चलते हैं। तो और ये खुद परमिटिविटी किसके बराबर है? दो चीजों के। एक तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये कांस्टेंट फैक्टर है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.85 एक्सपोनेंशियल -12, मैं नोट्स में लिख के दे चुका हूं। और एप्सिलॉन आर जो है ये रिलेटिव परमिटिविटी है, जो कि मीडियम वाइज क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। कागज के लिए एप्सिलॉन आर की परमिटिविटी की वैल्यू कुछ और होगी, एयर के लिए तो 1 है, प्लास्टिक के लिए कुछ और होगी, तो मीडियम वाइज क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी। अच्छा, अब टॉपिक हम आगे लेके बढ़ते हैं। मेरा बेटा जल्दी से बताओ कि हमारे पास ये जो, अगर मैं k की वैल्यू पुट कर दूं, अभी सुनते रहेगा, एंड में आपको लेक्चर समझ में आएगा कि इसमें पेपर में आता है क्या है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये बात समझ में आ गई? इसको हम पुट कर रहे हैं, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। गौर से देखिएगा, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। क्या बनेगा? सॉरी 3 बनेगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हम पुटिंग भी कहां करेंगे? 3 में करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। जरा बताइएगा क्या बनेगा? इक्वेशन नंबर 3 implies that f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught epsilon r, k तो हो गया, q1 q2 अपॉन, तो बन जाएगा q1 q2 अपॉन
आर स्क्वायर, और ये हमने फोर्स की क्या कर ली, डेरिवेशन कर ली। ये हमने किसकी डेरिवेशन कर ली, फोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर बिलफर्ज दो चार्जेस के बीच में, वालेकुम अस्सलाम, अगर बिलफर्ज दो चार्जेस के बीच में फॉर एग्जांपल एयर मौजूद हो, दो चार्जेस के बीच में क्या मौजूद हो, एयर, तो भाई साहब बताएं क्या फर्क आएगा? एप्सिलॉन आर की वैल्यू में क्या आ जाएगा, 1। यानी मैं जुमला भी कंप्लीट लिख दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं इफ एयर इज प्लेस्ड बिटवीन two charges, if air is placed between two charges, then epsilon r is equal to 1। तो अब जरा जल्दी से बताओ एप्सिलॉन r की जगह हम क्या लिखेंगे, 1। तो बताइए क्या बन जाएगा, f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन r की जगह 1 लिखा हुआ खत्म हो जाएगा, तो लंबी नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन r साथ में क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास फोर्स की क्या हो गई, डेरिवेशन हो गई, ठीक है जी। अच्छा अब हमारे पास ये मिस हो रहा था ना, तुम लोग का नजर आ जाएगा। अब हमारे पास जरा ये क्लियर हो गया। अब आओ बोर्ड के पेपर में इसका सवाल जब भी आया तो कैसे आया, सवाल आता है स्टेट कोलम्स लॉ, स्टेट कोलम्स लॉ एंड ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोलम फोर्स। कोलम फोर्स ये है ना, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कोलम फोर्स व्हेन a medium is placed between two charges and when air is placed between two charges। यानी आपको डेरिवेशन दो अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में करनी है, एक उस वक्त के लिए कि when, अच्छा आप बताएं ये वाली डेरिवेशन कब के लिए, when medium is placed between two charges, और ये कब के लिए, समझ में आ गई बात, when air is placed between two charges। अच्छा अब आप तमाम बच्चे देखिए, मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मैंने तुम लोगों के लिए बड़ी आसानी की है, तुम लोगों को तो इसमें एक प्लस एडवांटेज मिल जाएगा कि जो 3 मंथ्स है मैंने अपने जहन में प्लान किया है कि 3 महीने के अंदर तुम लोगों की ऐसी तैयारी कराई जाए कि फिजिक्स में तुम लोग कम से कम 85 में से 80 प्लस लेने के अहल हो जाओ। और आप यकीन माने जो मैं आपको ट्रैक बता रहा हूँ, जो मैंने आपको प्रोसेस समझाया है, अगर यकीन माने इस पर अमल करके आप लोग अपनी आने वाले 3 महीने गुजारोगे तो बिलीव मी, ये मेरा आप लोगों को, मतलब मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि आप लोगों को बोर्ड के पेपर में किसी एक भी चीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा वो 3 प्रोसेस हैं क्या, देखो पहला प्रोसेस ये है कि आपके पास नोट्स होने चाहिए, वो आप सबके पास मौजूद हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनके पास नहीं होते हैं नोट्स, तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा भाई, मैं आप लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप पीडीएफ के प्रिंट आउट निकाल लें या फिर कैंपस से आके नोट्स लेके चले जाएं मिस माहम से, लेकिन नोट्स आपके पास होने चाहिए। देखो पहला स्टेप होता है तरीके से, यानी इंसान, वो कहते हैं इंसान बन के टॉपिक को समझना। अब ये टॉपिक अगर आपको समझ में वाकई में आ गया है ना, अगर वाकई में टॉपिक समझ में आ गया है, सेम टॉपिक को आप अब नोट्स निकाल के जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा भाई बात क्या है। लेकिन ये आई बात समझ में, अभी आपका टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है। इसके फौरन बाद आपने अगला स्टेप ये करना है कि घर पे जाएं और आज ही के आज में, वो एक जुमला है जिसने मेरा बनाया हुआ सेंटेंस है, जिसने कहा कल वो गया टल, जिसने कहा कल वो गया टल, जिसने कहा करूंगा आज उसने किया राज, जिसने कहा करूंगा आज उसने किया राज, और जिसने कहा करूंगा परसों फिर उसे पास होने में भी लगेंगे बरसों। वाह वाह वाह, ठीक है। तो आप, अब बात यह है कि आप तो माशाल्लाह बाय बॉर्न राज करने के लिए बने हैं, तो अगर बिलफर्ज आप राज हैं अपनी सिमरन के, तो बराए मेहरबानी आप क्या करें, आज करें। अच्छा अब तरीकेकार क्या है, ये टॉपिक मैं जो हूं बहरहाल अभी पीडीएफ सेंड कर दे रहा हूं या फिर मैं पिक सेंड कर दे रहा हूं ग्रुप पे, आप लोगों ने सिंपल तरीके से इसको जो है क्या कहते हैं, वहां भी वही कह रहे हैं, वहां सर क्या बात है। अच्छा इसको तरीके से आप लोगों ने कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा टॉपिक के न्यूमेरिकल्स की तरफ। हाथ के हाथ आपने याद कर लिया, अगले नंबर पे आपने न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स के बाद जब मैं चैप्टर एंड करूंगा ना, तो मैं इसमें एक एमसीक्यूज क्विज बनवा रहा हूं चैप्टर वाइज, ताकि आप लोग के एमसीक्यूज की भी हाथ के हाथ क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तैयारी हो जाए। अब चैप्टर नंबर 12 हमने पूरा का पूरा एंड किया। आपको पता है पूरे की पूरी सेकंड ईयर फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, बताएं?
4 चैप्टर है, बिलीव मी, सिर्फ 4 चैप्टर है पूरी सेकेंड ईयर फिजिक्स में। मैं बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 17, बस ये 4 चैप्टर हैं। बाकी जितने चैप्टर है ना वो 2-2 दिन 3-3 दिन के मार हैं। चैप्टर नंबर 20 जीएम काउंटर विल्सन क्राउड चैप्टर, 2 टॉपिक है, चैप्टर एंड। चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, 3-3 दिन 4-4 दिन अगर इज्जत से पढ़ लो ना चैप्टर एंड हो जाते हैं। पूरा का पूरा जो पेपर आता है ना वो 4 चैप्टर के अंदर से आता है। चैप्टर 11 आप हैरान हो जाएंगे सुन के, मैं ये हद तक रिकॉर्ड हो रही है मेरी बात ना, लाइव बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 2 चैप्टर, चैप्टर 11 अपना 3 चैप्टर, चैप्टर 11, 12 और 14 कर लो। कितने चैप्टर, कौन कौन से, 11, 12 और 14। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आप फेल नहीं होंगे, 40% मार्क्स आपके वैसे ही आ जाएंगे। सिर्फ 3 चैप्टर बता रहा हूं, यानी 3 जो चैप्टर है ना 40% जो बोर्ड का पेपर होता है वो इन 3 चैप्टर से होता है। चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर नंबर 14। बाकी जो 50% 60% पेपर होता है वो बाकी चैप्टर से होता है, तो आप आराम से पास हो सकते हो। अब तरीके कार्य क्या है, आपने एंड में इसके एमसीक्यूज को कंप्लीट किया, देन मैं क्योंकि चैप्टर को मैंने एमसीक्यूज भी करवा दिए, मैंने आपके चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी करवा दिए, थ्योरी आप हाथ के हाथ याद करते हुए आ रहे थे। 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद ये चैप्टर जैसे ही खत्म हुआ आपने इसका दे दिया पेपर, और वो पूरा का पूरा पेपर पैटर्न पे बना हुआ है बोर्ड के हिसाब से, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल, रीजन, सारे के सारे। अब आपने चैप्टर 12 का पेपर दिया और आपने मार्क्स देख लिए कि यार मेरे कितने % मार्क्स आए, इसका मतलब चैप्टर 12 तो हमारा निपट चुका है। अगर चैप्टर नंबर 12 आपने इस तरह निपटाया तो यकीन माने आपको फिर बोर्ड में चैप्टर 12 पे फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑलरेडी सब कुछ आता होगा चैप्टर 12 में, और आपको पता होगा मैंने यहां से ये याद किया हुआ है, इस टॉपिक को छोड़ा हुआ है, इस टॉपिक को किया हुआ है कवर, ठीक है। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज आप नोट्स निकालें और नोट्स निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, और बाकी जो हमारे पास ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी 1 मिनट में पिक सेंड कर रहा हूं। तुम हमजा ये देखो ग्रुप में ऐड हो तुम, अब तो मेरे ख्याल से मिस मामको ने बोला था कर देंगे, तुम लोग को कोई इज्जत ही नहीं यार। नहीं वो नहीं, हाँ कर दिया मिस ने ऐड। अरे यार मैंने बोला था ऐड करने के लिए, देखो हो गए नहीं है। चले आप लोग को मैं 1 मिनट के अंदर बेटा वो सेंड कर रहा हूँ नोट्स। लिखा हुआ है। अच्छा भाई मैं आप लोगों के सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ।
मुश्तबा बेटा फिजिकल क्लास लेने में तुम्हारी जान जा रही है? वाह सर क्या बात है। सेकेंड ईयर की फिजिक्स एज कंपेयर टू सर हाँ बेटा, इसमें क्या कहते हैं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाती है, बाद में आप सेम लिंक पे क्लिक करके क्लास ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्लियर है बेटा? सेम टू सेम लिखा होगा मेरे ख्याल से। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कॉलम्स लॉ का टॉपिक हमारा एंड हो गया है। अब हम कॉलम्स लॉ के नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। हो सके तो इस टॉपिक को हाथ के हाथ क्या कर लीजिएगा याद, क्योंकि अब आज फरवरी स्टार्ट हो चुका है, आज 1 फेब है ना, फेब मार्च, फेब और मार्च, फिर थोड़ा सा ठंडा अप्रैल गुजरेगा, थोड़ा सा ठंडा अप्रैल इस वजह से गुजरेगा क्योंकि अप्रैल में क्या होगा, रमजान होगा। फिर उसके बाद आपके पास मई भी होगा, यानी आपके पास अराउंड 4 महीने मौजूद हैं। 4 महीने में से मैंने 1 महीने निकाल दिया अपने पेपर के लिए, नहीं मैं मेरा पेपर होगा इन सब में टाइम गुजरेगा, और 3 महीने मैंने फुल तैयारी रखी है कि क्रैश तरीके से तुम लोग की तैयारी करा सकूं। तो इंशाल्लाह ज़वजल आप अगर बिलफर्ज लाइन से चैप्टर वाइज अपने आप को इम्प्रूव करते रहें तो हो सकता है कि 2 महीने के अंदर ही आप अपने मामलात निपटा के साइड हो चुके होंगे। ठीक है जी, तो इसे राइट डाउन कर लें तमाम बच्चे, अगर अपने रजिस्टर में राइट डाउन करना है, बाकी नोट्स में पढ़ लें। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। याद कर लेंगे, वापस भूल जाएंगे। वो मैंने एक दिन बताया था तुम लोगों को कैसे याद करना है, दुआ बताई थी तुम लोगों को, नहीं बताई थी? देखो 3 आदत बनाओ याद, अगर याद करने, ये जो ना नॉर्मल तौर पे अक्सर बेशतर बच्चों की आदत होती है कि वो याद करके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो उसका तरीक़ेकार ये है, मैं जब याद करता था मेरे साथ सेम प्रॉब्लम होती थी, मैं याद करता था और पेपर जब देने आता था क्या हो जाता था, भूल जाता था। ठीक है, तो ना मुझे मेरे टीचर ने ही मशवरा दिया और आप यकीन माने कि फिर मुझे ऐसा याद हुआ कि मैं अच्छी तरह बताऊं अपने मुतालिक, मैंने सेकेंड ईयर फिजिक्स पढ़ाना शुरू की थी सेकेंड ईयर करने के बाद। जैसे अभी आप लोग सेकेंड ईयर पढ़ लो, तो मैं सेम कोचिंग जहाँ पे मैं पढ़ के गया था ना, वहाँ के सेकेंड ईयर के टीचर हमारे भाग गए थे। तो मेरे जो वो कोचिंग के हेड थे, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपके इंग्लिश के सर हैं, सपोज को भाग गया, तो अब वो इंग्लिश के लिए परेशान होऊंगा, मैं स्टेटस डालूंगा और हमजा ने मैसेज किया कि सर मैं पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश, तो तुम पढ़ाओगे, चलो आ जाओ। तो इसी तरह से सीन हुआ था मेरे साथ ना। मैंने फिजिक्स इतनी कोई आउट क्लास पढ़ी थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैंने पहले केमिस्ट्री भी पढ़ाई, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री मुझे पूरी आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाई थी मैंने, और पहले साल में ही अल्लाह का शुक्र है कि क्लास के अंदर 9 बच्चे थे और उनमें से 7-8 बच्चे ऐसे थे जिनके A1 ग्रेड के नंबर आए थे। तरीक़ेकार बड़ा सिंपल है। मुझे सर ने कहा कि बेटा आप भूल जाते हो ना, एक सिंपल सा काम करो, आप सबसे पहली बात तो ये जिस दिन लेक्चर होता है उसी दिन याद करो। जैसे आज का काम कल पे मत टालना। ये वाला क्वेश्चन कोलम्स लॉ का क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कल ही बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आज ही याद कर लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा उसको, क्वेश्चन नंबर 2 याद करने वाला सवाल है, इंपॉर्टेंट नहीं, याद करने वाला सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आज के आज याद करना। याद करने के बाद याद करते हुए 3 स्टेप्स किया करो। पहली बात, जब याद करने बैठा करो ना, तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके या साइलेंट पे करके किसी भी तरह से साइड पे रख दिया करो कि ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस मैं मोबाइल यूज नहीं करूंगी, आपके बीच में वरना इंटरप्शन हो जाती है। पहला काम। दूसरा काम, कोशिश करो कि जब याद करने जाओ ना तो वुजू करके जाओ, यानी आप वुजू कर लो, फ्रेश हो जाएंगे बिल्कुल आप, फिर पढ़ने के लिए बैठे। तीसरा, याद करने से पहले 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़ लिया मैंने भी याद किया। दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत है कि दुरूद शरीफ पढ़ के आप जो चीज याद, आप कभी कोई चीज भूल जाए ना, कहाँ रखी है, 3 दफा दुरूद शरीफ पढ़े, याद आ जाएगी, देख लीजिएगा। दुरूद शरीफ की सबसे बड़ी फजीलत है ये। तो आप भूली से बच जाएंगे, बरकत है ना हर चीज में। आखिरी चीज ये कि जब याद क्या करें ना, उसके बाद खुद अपने टेस्ट दे दिया करें। ये मैंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को मेरे ख्याल से उस दिन समझाई थी बात। आप खुद से अपना क्या दे दिया करें, टेस्ट। किस तरह से? आपने कॉलम्स लॉ याद किया पूरा का पूरा, आप बंद करके रख दिया, आपने अपना सवाल बनाया, डिफाइन व्हाट इज कॉलम लॉ एंड एक्सप्लेन कॉलम्स लॉ, आपने हेडिंग डाली कॉलम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब लिख रहे हैं आप, बीच में अटक जाएंगे, देख लीजिएगा। जैसे ही अटके ना, तो आप तो अपना टेस्ट खुद ले रहे हैं ना, तो चीटिंग करें, ऐसे करेंगे, नोट्स खोला हल्का सा, जहां भी भूलें चीटिंग कर लो। चीटिंग कर ली, अब चीटिंग की तो याद आ गया फौरन से। पेपर के दरमियान में तो यही होता है ना, एक लफ्ज मिस होता है, एक लफ्ज याद आ जाए तबाही मचा देंगे, होता है ये। तो आपको वो जो सिचुएशन का फेस करना पड़ रहा है वो आपको घर में करना पड़ रहा है। आपने चीटिंग कर ली, बंद कर दिया, अब वो चीटिंग करके 3 जगहों पे चीटिंग की जरूरत पड़ी आपको।
आप यकीन माने, अब आपको जैसा याद होगा ना पेपर में आ जाएगा, एक पॉइंट पे नहीं अटकेंगे, ठीक है? ये इस तरीके से अमल करें, लेकिन इस तरीके से अमल करे कौन? करे कौन? इतना टाइम किसके पास है? फिर इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक, फिर स्नैपचैट भी है, स्ट्रीक्स भी तो जारी रखनी है। टूट स्ट्रीक है, स्ट्रीक है, क्या कहते हैं उसको? स्ट्रीक, स्ट्रीक, स्ट्रीक आ रहे हैं मतलब लगा हुआ। हाँ, तो स्ट्रीक टूट जाएगी। मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया ना,